लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग 2018 ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो बने रहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। देखिए आवृत्ति किसे बोला जाता है, आवृत्ति किसे बोला जाता है। आवृत्ति मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन करता है, जितना कंपन होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है 906 नंबर। देखिए यदि तरंग 2.5 सेकेंड में, ठीक है, 20 कंपन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 सेकेंड में कितना कंपन पूरा करता है, 20 कंपन पूरा करता है। इसलिए 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में आपका हो जाएगा 20/2.5 सेकेंड। यहाँ से घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 हट जाएगा। यानी कि 906 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, बी 8 हर्ट्ज। देखिए फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, 1 सेकेंड में जितना कंपन होता है उसे क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से सिंपली क्वेश्चन क्या दिया, 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरा करता है, तो सिंपल 1 सेकेंड में हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा 8 हर्ट्ज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मरकरी। मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। और मरकरी के परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, देखिए मरकरी की खासियत क्या है, मरकरी क्या एक धातु है और एकमात्र ऐसा धातु है जो किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। ठीक, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो आपका मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो कब से दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से दिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राम एक 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। ठीक है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने में और वापस उसी रास्ते से आने में 176 मीटर 176 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। ठीक है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल, औसत चाल बराबर क्या होता है, आपका औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना दिया हुआ है, आपका कुल दूरी हो जाएगा 176 मीटर। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड 1 मिनट दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। सिंपली यहाँ पर 60 सेकेंड से भाग दे देंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका आ जाएगा 2.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.93 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछ सकता है, क्योंकि जो माराडोना इनका फिलहाल ही में निधन हो गया, तो माराडोना किस देश से संबंधित थे, ये थे अर्जेंटीना से संबंधित थे। और देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 25 नवंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है, महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है। देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि मनुष्य में टोटल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, टोटल आपके पाए जाते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कैसा होता है डिवाइड, 22 + x होता है और
22 प्लस XY होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति क्या होती है। देखिए महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति होती है 22 प्लस XX, ठीक। और पुरुष में क्या होता है 22 प्लस XY, ये होता है महिला में, ठीक है। ये महिला में होता है और ये पुरुष में होता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो 911 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। महिला में गुणसूत्र की स्थिति क्या है 22 प्लस XX। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इंसुलेटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए जब भी इंसुलेटर का यानी कि उसमें अवरोधित है तो उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। इंसुलेटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए द फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, देखिए नाभिकीय रिएक्टर में किसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम को नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 914 नंबर। देखिए when an arrow is released from its bow, its energy is transferred from। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब किसी तीर को, ठीक, जब किसी एरो में होता है तीर, जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो जो एनर्जी रहता है किस रूप में रूपांतरित होता है। तो देखिए अगर ये मान लीजिए धनुष है, ठीक है, हालांकि बनाना नहीं है, ये धनुष है, ठीक। अगर धनुष में इस तरह से हम लोग तीर को रखे रहते हैं तो ये किस का उदाहरण है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, ठीक। और जब हम इसको छोड़ते हैं तो किस में हो जाता है, गतिज अवस्था में हो जाता है। यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। यानी कि देखिए जब हम लोग तीर को किसी धनुष में छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 915 नंबर। देखिए 915 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है। तो क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है, दूसरे आवर्त में, ठीक है, दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। तो दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो देखिए दूसरे आवर्त में आपका आ जाएगा बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ऑस्ट्रेंशियम आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा तथा आर्य आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय मृदा धातु का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे आवर्त के तत्व को क्या बोला जाता है, क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। तो दूसरे आवर्त में कौन कौन सा आता है, Be, Mg, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑस्ट्रेंशियम, ये सब किस में आते हैं, दूसरे आवर्त में। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ से आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। अगर यही केवल पूछता है क्षारीय धातु, अगर आपसे पूछता कि क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु किसे कहा जाता है, पहले आवर्त के तत्व को, पहले आवर्त के तत्व को क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 916 नंबर क्या कह रहा है, द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन इज, यानी कि मर्क्यूरस आयन की संयोजकता, वैलेंसी मींस क्या होता है, संयोजकता होता है, ठीक है। देखिए मर्क्यूरस आयन की संयोजकता कितनी होती है, तो मर्क्यूरस आयन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होता है। और मर्क्यूरस आयन का फार्मूला क्या होता है, मर्क्यूरस आयन का फार्मूला हो जाता है Hg2+2, ठीक है। तो मर्क्यूरस आयन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका द मैटर और सब्जेक्ट, ठीक है, द मैटर और सब्जेक्ट थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस पदार्थ से होकर या जिस द्रव से होकर ध्वनि गुजरता है उसे क्या बोला जाता है। देखिए जिस पदार्थ या द्रव से
होकर ध्वनि गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैटर और सब्जेक्ट, ठीक है, थ्रू व्हिच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड, यानी कि जिस पदार्थ या द्रव से होकर ध्वनि गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मीडियम कहा जाता है। तो 917 का सही आंसर हो जाएगा मीडियम, यानी कि माध्यम। और आपको ये भी पता होता है कि जब भी साउंड है तो सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करता है? सबसे ज्यादा ठोस में करता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में करता है, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 918 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द चेंज फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज नोन एज। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, देखिए जब भी कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या बोला जाता है? देखिए जब कोई वस्तु द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण। क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वेपोराइजेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा 918 का बी, वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 919 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसकी सांद्रता होती है, देखिए शुद्ध जल में H प्लस तथा OH आयन की सांद्रता क्या होती है? देखिए अगर शुद्ध जल बोले तो जो H प्लस होता है और OH माइनस होता है उसकी मात्रा क्या होता है? इक्वल होता है। 918 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 919 का सही आंसर हो जाएगा सी, H प्लस OH माइनस, आंसर इक्वल। अब आते हैं 920 नंबर। देखिए सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व आपका कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के फिलहाल में राज्यपाल कौन है? देखिए पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश is a consumption tax placed on a product whenever value is added at each stage of the supply chain from production to point of sale। देखिए इसका सही आंसर होगा VAT, वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल ऑफ डैश एंड डैश टिश्यू आर लिविंग सेल। देखिए क्वेश्चन किसका है? प्लांट टिश्यू का, यानी कि पादप ऊतक का है। क्वेश्चन कर रहा है पादप ऊतक में निम्नलिखित में से कौन से कोशिका या ऊतक होता है जो लिविंग होता है? तो पादप ऊतक में पैरेन्काइमा, ठीक, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा क्या होता है? लिविंग सेल होता है, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 922 का आंसर हो जाएगा ए, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा कैसे होते हैं? मृत कोशिका होती है, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिका होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 923 नंबर। देखिए 923 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द केल्विन इज इक्वल टू। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो इसको क्या करना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस से, ठीक, डिग्री सेल्सियस किस में बदलना है? केल्विन में। और जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो सिंपली क्या किया जाता है? 273 जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री प्लस 273, यानी कि 373 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी सेल्सियस ले यदि केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ा जाता है, और केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो क्या किया जाता है? 273 घटाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 923 का सही आंसर होगा डी, 373 केल्विन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 924 नंबर। देखिए विश्व का सबसे विशाल आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि को और किस नाम से जाना जाता है? रामसर साइट, रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि यानी कि रामसर स्थल है, तो इसका सही आंसर होगा बी, पेंटानल है, ठीक। अगर भारत का पूछे कि भारत का सबसे विशाल आर्द्र भूमि कौन सा है, तो भारत का सबसे विशाल आर्द्र भूमि हो जाएगा चिल्का झील, चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पाया जाता है?
चिल्का झील पाया जाता है आपका उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं, आर्द्रभूमि कितने हैं, तो देखिए अभी फिलहाल में 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में टोटल रामसर साइट 42 है, 42 है, ठीक है। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 925 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। v वेग से गति का द्रव्यमान m की वस्तु का समय क्या होगा? तो सिंपली समय के बराबर क्या होता है? p बराबर mv होता है। तो इसका सही आंसर होगा a, 925 का सही आंसर हो जाएगा a, p बराबर mv। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। राम एक 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, ठीक है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 150 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। यहाँ पर कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 150 मीटर, यहाँ से हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा। और कुल समय 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो 926 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है। औसत चाल बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 927 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इज द फर्स्ट मेटलॉइड, मेटलॉइड में होता है अर्धचालक, अर्धचालक होता है, ठीक है। इज द फर्स्ट मेटलॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वप्रथम कौन सा अधातु आता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वप्रथम कौन सा अर्धधातु आता है? कौन सा अर्धधातु आता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा अर्धधातु सर्वप्रथम आता है? तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है तो उसके देखिए 13वें वर्ग के अर्धधातु का शुरुआत कहाँ होता है? 13वें वर्ग के दूसरे आवर्त से, 13वें वर्ग के दूसरे आवर्त से होता है, ठीक है। और 13वें वर्ग के दूसरे आवर्त का तत्व कौन सा है? ये होता है बोरॉन। कौन सा होता है? बोरॉन होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? द फर्स्ट मेटलॉइड इन द पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वप्रथम कौन सा अर्धधातु आता है? इसका सही आंसर होगा बोरॉन। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने अर्धधातु आते हैं, ठीक है, अगर कुल अर्धचालक की संख्या पूछ दे, कुल अर्धधातु की संख्या पूछ दे, अर्धधातु या अर्धचालक की संख्या पूछ दे, तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 तरह के अर्धधातु होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला तो बोरॉन हो गया, ठीक है, पहला आपका हो गया बोरॉन हो गया। फिर सिलिकॉन आता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक हो गया आपका, एंटीमनी हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, टेल्यूरियम, ठीक है। उसके बाद आता है पोलेनियम, उसके बाद क्या आता है? पोलेनियम। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल अर्धधातु की संख्या कितनी है? 7 है। पहला आ गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ठीक, और पोलेनियम। अब आते हैं 928 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम, देखिए जब जो इंडिया का इंडिया नाम है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडस रिवर। कहाँ से लिया गया? सिंधु नदी से लिया गया, ठीक है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका सिंधु नदी निकलती है तिब्बत के पास मानसरोवर के निकट से, ठीक है। मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सीन का बाब। कौन सा ग्लेशियर है? सीन का बाब ग्लेशियर है, जहां से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा क्या है? तो देखिए कांसा क्या आता है? अधातु है, धातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो कांसा क्या है? मिश्र धातु है। और कांसा किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर कितना होता है? 90% होता है, और टिन कितना होता है? 10% होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए
वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? कैरोलस लिनियस। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कैरोलस लिनियस। और देखिए लिनियस को और क्या कहा जाता है? लिनियस को आपको बोला जाता है वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है? कैरोलस लिनियस, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, पुस्तक का नाम भी पूछ देता है। इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। डोगरनियर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आपका डोगरनियर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। त्रिक सिद्धांत दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 931 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, यानी कि अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? ठीक है, अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, यानी कि अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एटॉमिसिटी, यानी कि परमाणु वक्रता कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा एटॉमिसिटी। अब आते हैं 932 नंबर क्वेश्चन। देखिए 932 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, m का मान कितना दिया हुआ है? आपका m बराबर दिया हुआ है 20 किलोग्राम। ठीक, और v का मान कितना दिया हुआ है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2 द्रव्यमान 20 और v कितना दिया हुआ? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 × 8, ठीक है, 10, यानी कि 640 जूल। देखिए हालांकि इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 640 पास्कल दिया हुआ है, 640 जूल दिया हुआ है, 640 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तथा 640 न्यूटन दिया हुआ है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 640 जूल। इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं था, आपको बस ऑप्शन देखना था और इसका ऐसा ही मात्रक याद करना है। ऐसा ही मात्रक अगर याद रहे तो सिंपल ये क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 933 नंबर। 933 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है, और 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर क्या होगा? देखिए सिंपली पावर बराबर क्या होता है? पावर P बराबर होता है आपका W/T। W का मान कितना दिया हुआ है? W का मान दिया हुआ आपका 100 जूल दिया हुआ है तथा समय कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड दिया हुआ है। ठीक, कितना हो जाएगा? 5 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। इसको क्या हो जाएगा? आंसर इसका 5 वाट है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पावर का सही मतलब क्या होता है? वाट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 933 का ये हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन इजी से बन जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 934 नंबर। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबद कौन सा है? बीजापुर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 935 नंबर। देखिए 935 नंबर क्या कर रहे हैं? ड्यूरिंग द डैश प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म। देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में, किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा रिस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन किस तरह का प्रक्रिया है? श्वसन आपका होता है ऊष्मीय प्रक्रिया होता है। ठीक है, श्वसन कैसा प्रक्रिया होता है? ऊष्मीय प्रक्रिया होता है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? देखिए ये पूछा हुआ है 27/9/2008 का, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। देखिए 936 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 936 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ठीक, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मोनेरा समूह में कौन कौन से, मोनेरा समूह से कौन कौन से संबंधित होते हैं। तो देखिए मोनेरा समूह में आपका आता है जीवाणु आता है, बैक्टीरिया आता है। ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा। देखिए जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा किसमें आता है? मोनेरा समूह में आता है। तो क्वेश्चन क्या पूरा पूछ रहा है? मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी, डाइटम। ठीक है, निम्नलिखित में से मोनेरा समूह से कौन सा संबंधित नहीं है? डाइटम। देखिए जो डाइटम है वो प्रोटिस्टा समूह से संबंधित है। डाइटम क्या है? प्रोटिस्टा समूह से संबंधित है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो देखिए अधिकतम संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2n(x²). n क्या है? आपका n होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ सेल होता है। ठीक है, और यहाँ पर सेल कितना दिया हुआ है? सेल दिया हुआ है 3, यानी कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ से हो जाएगा सिंपली फॉर्मूला में मान पुट कर देंगे 2 × 3(x²), यानी कि 2 × 9 बराबर 18। इसका सही आंसर होगा 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 938 नंबर। देखिए डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इससे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1857। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसे कहा जाता है? 1857 का। ठीक है, 1857 के महान क्रांति को बोला जाता है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। देखिए जो प्रसव पीड़ा होता है वो किसके संकुचन के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा सी, गर्भाशय में संकुचन के कारण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है सिंपली आपको उसका क्या करना है? इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है। तो देखिए 13 का हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 2, 8, 3। तो कितने कक्षों की संख्या है? 1, 2, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 940 का सही आंसर होगा ए, यानी कि इसमें कितने सेल है? इसमें 3 सेल होते हैं, कक्षों की संख्या 3 होती है। अब आते हैं 941 नंबर क्वेश्चन। देखिए 941 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो देखिए नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास बाद क्या होता है? फास्फोरस होता है, उसके बाद आर्सेनिक होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। ठीक, और फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस से कितना होता है? इसमें सिंपली हम लोग 8 जोड़ देंगे, तो फास्फोरस से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग 15 में 18 जोड़ते हैं, 8, 5, 13, 1, 2, 3 तक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक का कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग आवर्त में जाते हैं तो आवर्त में सिर्फ परमाणु की संख्या कितने होते हैं? तत्वों के 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन की परमाणु संख्या 7 है। ठीक, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? बस आपको बस ये याद रखना चाहिए। पहला क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, फिर आर्सेनिक होता है। तो आर्सेनिक का परमाणु संख्या कितना होता है? आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 होता है, या इसमें 8 और 18 जोड़ के भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब आते हैं 942 नंबर क्वेश्चन। डैश महिला एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 6000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो इसका सही आंसर होगा मिताली राज। जो मिताली राज है एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में महिला वाले में 6000 रन बनाने वाली विश्व की प्रथम खिलाड़ी है। अब आते हैं 943 नंबर क्वेश्चन। देखिए 943 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? देखिए मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है WBC, यानी कि श्वेत कोशिकाएं होती है। श्वेत कोशिकाएं को और क्या बोला जाता है? सैनिक कोशिकाएं। और क्या बोला जाता है? सैनिक कोशिकाएं बोला जाता है, क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 944 नंबर। देखिए यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? देखिए जब भी तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। जो टेम्परेचर रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? साउंड का। जो टेम्परेचर रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका रहता है? साउंड का रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, बढ़ती है। 945 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर
और फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? सिंपल वही क्वेश्चन है, औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। ठीक, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 14 प्लस 16 मीटर। ठीक, और कुल समय कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 6 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा? यहाँ से आपको आ जाएगा 30/6 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 945 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, डैश का पीएच कागज का प्रति अक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जाता है। देखिए, जब भी यह क्वेश्चन है तो आपको यह ज्ञात रखना चाहिए, जो पीएच कागज होता है हमेशा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो द्रव अवस्था में रहता है, उसी से ज्ञात किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? डैश का पीएच कागज के प्रति अक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए, स्याही क्या होता है? लिक्विड होता है, इसको पीएच स्केल से पता लगाया जा सकता है। पानी भी लिक्विड के फॉर्म में रहता है, इसको पीएच स्केल से पता लगाया जाता है। जूस भी चूंकि लिक्विड स्टेट में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए भी इसे भी पीएच स्केल से पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। जो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो पीएच कागज होता है, जो पीएच स्केल होता है, हमेशा जो वेट रहता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है या गीला रहता है, उसी से पता लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या बोला जाता है? खाने वाला सोडा बोला जाता है, खाने वाला सोडा बोला जाता है। और इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसको बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं 947 नंबर क्वेश्चन। 947 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए, 947 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। मेलानिन क्या करता है? देखिए, मेलानिन क्या करता है? मेलानिन कारण त्वचा का रंग का निर्धारण होता है। मेलानिन कारण क्या होता है? त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, 948 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लेड पेंसिल यानी कि शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? देखिए, जो पेंसिल बना होता है किसका बना होता है? पेंसिल आपका बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। उसमें 100% ग्रेफाइट रहता है। तो देखिए, शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 0%। शीशा पेंसिल में शीशे का परसेंट 0% रहता है। ठीक है, अब आते हैं 949 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जो रोहिंग्या निम्नलिखित देशों में से किसके एक जातीय समुदाय है? तो आप सबको पता होगा रोहिंग्या किस देश से संबंधित है। तो आपका रोहिंग्या हो गया म्यांमार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। देखिए, अभी फिलहाल में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रोहिंग्या मुसलमान भारत में स्थित है, उनको कहाँ पर बसाया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको भाषण 4 द्वीप पर बसाया जा रहा है। और ये भाषण 4 द्वीप कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है भाषण 4 द्वीप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैलियम। जो गैलियम धातु होता है वो क्या होता है? हथेली पर रखने पर ही पिघल जाता है। और गैलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 31 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 951 नंबर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वोल्ट मीटर को किसके मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका अमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलंबटन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो इसका सही आंसर होगा सानिया मिर्जा। जो सानिया मिर्जा है, विलंबटन डबल शीर्षक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक, 953 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। 954 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 954 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र, ठीक, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। देखिए, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक, यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक, और इसको क्या बोला जाता है? इसको परावर्तक सतह बोला जाता है।
इसको क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। ये हम एक अवतल दर्पण के एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, और ये जो है आपका परावर्तक सतह है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु, यानी कि ये परावर्तन सतह हो गया, इसके केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए इसके केंद्र बिंदु को कहा जाता है ध्रुव, को क्या बोला जाता है? ध्रुव या पोल बोला जाता है, ठीक है। और देखिए इस जैसे गोलीय दर्पण होता है, एक गोला से काटकर बनता है, और इसका जो केंद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? मान लीजिए यहाँ पर ये इसका केंद्र है, तो इसको बोला जाता है आर, इसको बोला जाता है सी, सॉरी इसको बोला जाता है सी बोला जाता है, और सी को कैसे दर्शाया जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। और सी और यहाँ पर आता है आपका एफ, इसको बोला जाता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और यहाँ से जो सी से और केंद्र के पोल के बीच के दूरी को क्या बोला जाता है? आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था? किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह, ये गोलीय दर्पण की इसको परावर्तन सतह बोला जाता है, ठीक। इसके केंद्र बिंदु क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण कौन सा होता है? तो उत्तरदायी विकिरण कौन सा होता है? पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण होता है, ठीक है। और देखिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। खोज किसने किया था? पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। और इसकी क्षमता कितना होती है? इसका रेंज होता है आपका 10 के पावर -8 मीटर से लेकर 10 के पावर -60 मीटर तक, ठीक है। आपको पराबैंगनी किरण से इतना फैक्ट याद रखना है। पराबैंगनी किरण का आविष्कार किसने किया था? रिटर ने किया था। और इसका रेंज कितना होता है? 10 के पावर -8 मीटर से लेकर 10 के पावर -7 मीटर तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 956 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया समिति। केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की है? अरविंद पनगड़िया समिति की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 को शहीद हुई थी, इसका डेट पूछ रहा है। तो देखिए अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 7 मई 1858 को शहीद हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 957 का। अब आते हैं 958 नंबर क्वेश्चन। डैश यौगिकों में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। देखिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। तो बेंजीन यौगिकों में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, जो राजस्थान की राजधानी भी है। और जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी बोला जाता है। जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी भी बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 960 नंबर। देखिए आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है। तो देखिए आकार के मामले में भारत कौन सा नंबर पाता है? 7वां नंबर पाता है। इससे पहले कौन सा आता है? तो देखिए सबसे बड़ा देश अगर पूछे तो सबसे बड़ा आपका है रूस, उसके बाद कनाडा, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पर आता है? 7वां स्थान पर आता है। सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। भारत कौन सा नंबर पाता है? 7वें नंबर पर आता है। देखिए 961 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब बच्चा भी जानता है। रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगर यही क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि रॉकेट वुमेन, ठीक है, रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप ये याद करके रखिएगा, रॉकेट वुमेन के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। टेसी थॉमस के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? टेसी थॉमस को जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं 962 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 962 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हीलियम के 52 kg में अणु उपस्थित होते हैं। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अणुओं की संख्या, इसको यहाँ बनाते हैं। अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है?
देखिए इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान इसका फॉर्मूला होता है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, दिया गया द्रव्यमान आपका है 52 और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 4। यहाँ से घटाने पर कितना आ जाएगा 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अणु उपस्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्या किया जाता है, किया गया कार्य कहा जाता है। तो 963 का सही आंसर होगा बी, किया गया कार्य। और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कोस थीटा या एफ एस कोस थीटा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है, देखिए यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, ठीक है, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कार्य कहा जाता है। ठीक, अब देखिए 964 नंबर क्वेश्चन रिपीट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या होगा? तो सिंपल वही औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी। ठीक, कुल दूरी बटा कुल समय, 6 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड, यहाँ से कितना हो जाएगा 36 बटा 10, यानी कि 3.6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, रिपीट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 965 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसको क्या बोला जाता है? वह क्या है, प्रबल है। इसको और क्या बोला जाता है, डोमिनेंट बोला जाता है, डोमिनेंट बोला जाता है। देखिए ये क्वेश्चन किसका है, अनुवांशिकी से संबंधित क्वेश्चन है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसको क्या बोला जाता है, डोमिनेंट या प्रबल बोला जाता है। अब आते हैं 966 नंबर क्वेश्चन। देखिए 966 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 967 नंबर। देखिए 967 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश की प्रथम महिला वकील है, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई। इसका सही आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। जो इंदु मल्होत्रा है देश की प्रथम महिला वकील है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 968 नंबर। देखिए 968 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम माइनस की है और धातु का घनत्व 8.5 × 10⁻³ है तो धातु के सापेक्ष घनत्व क्या होगा? तो देखिए धातु का सापेक्ष घनत्व क्या होता है, धातु का सापेक्ष घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है धातु का घनत्व, ठीक, दिया हुआ घनत्व, यानी हो जाएगा सापेक्ष घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है धातु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। ठीक, तो धातु का घनत्व कितना दिया हुआ है 8.5 × 10⁻³ केजी मीटर माइनस क्यू। ठीक है, और पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है 10⁻³ केजी। यहाँ से कट जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8.5। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए धातु का घनत्व बराबर दिए गए धातु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। यहाँ से मान कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? ढांचागत रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए जो ढांचागत रासायनिक समीकरण होता है यानी कि वो बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, Mg + O2। देखिए अगर इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो Mg + O2 बराबर हो जाएगा 2MgO, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ढांचागत रासायनिक अभिक्रिया को और क्या बोला जाता है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित नहीं हो उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन या ढांचागत या कंकाली रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Mg + O2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 28/9/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था ग्रुप डी के। 970 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकबर के शासनकाल में
मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल थे। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 971 नंबर। देखिए 971 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। ये किसका कथन है कि एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए, किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 972 नंबर क्वेश्चन। देखिए 972 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1908। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1896 में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अगर पूछ देता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, तो आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसान है। कहाँ पर है? लोसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अभी फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो फिलहाल में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष आपके हैं थॉमस वाच। ठीक, थॉमस वाच आपके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो औसत वेग का सूत्र क्या होता है? टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो 973 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 974 नंबर, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या बोला जाता है? देखिए जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फोकस। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फोकस बोला जाता है। इसको पी बोला जाता है, यहाँ पर सी होता है और यहाँ पर एफ होता है। तो यहाँ से कोई समानांतर अगर कोई किरण आती है तो सारा का सारा कहाँ मिलती है? सारा का सारा आपका फोकस पर मिलती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फोकस पर मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वैच्छिक मांसपेशियां में विद्यमान होती है। देखिए स्वैच्छिक मांसपेशियां किसे कहा जाता है? स्वैच्छिक मांसपेशियां उसको कहा जाता है जिसको आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए जो जिगर होता है या हृदय होता है या फेफड़ा होता है, इसके जो भी मांसपेशियां होता है आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी हाथ की मांसपेशियां होती है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथ। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? हाथ में विद्यमान होती है। और जो जिगर हो गया, हृदय हो गया और फेफड़ा हो गया, इसमें किस तरह की मांसपेशियां पाई जाती है? इसमें अनैच्छिक प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 976 नंबर। देखिए 976 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अम्लीय नहीं है, इसमें कौन सा अम्लीय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो CCl4 है वो अम्लीय नहीं होता है। 977 नंबर क्वेश्चन। देखिए 977 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। जो क्लोरीन होता है उसका सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है। अब आते हैं 978 नंबर क्वेश्चन। देखिए 978 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। और प्लासी युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जो प्लासी युद्ध था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व आपके किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 979 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप किसे कहा जाता है? कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है? देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें कार्बन एटम जो रहता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। किसमें जुड़ा रहता है?
ऑक्सीजन जो रहता है कार्बन से डबल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन सा आता है, कार्बोनिल ग्रुप में आपका आ जाता है एल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। जो एथेनॉल होता है वो किस में आ जाता है, एल्कोहल में आ जाता है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, वो H होता है। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला। ठीक, और कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R हो जाता है, आपको होता है कीटोन का। और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH। ये आपका किसका हो जाता है, ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है। तो देखिए जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो किसमें आता है, कार्बोनिल ग्रुप में आता है। जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। और कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, एल्डिहाइड आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, कीटोन आता है। ठीक, ये किसमें आता है, कार्बोनिल ग्रुप में आता है। रिपीट क्वेश्चन है 979 नंबर। अब देखिए 980 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या बोला जाता है, वो क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। 980 का सही आंसर हो जाएगा C। अब देखिए 981 नंबर, यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरो। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, यूरो हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि देखिए यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ यूरोपीय कंट्री जो होता है उनका एक समूह होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, देखिए जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब हुआ था, आपका 1 नवंबर 1993 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की, बेल्जियम में पाया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो यूरोपीय संघ है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी है, यूरोपीय संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए जो यूरोपीय संघ है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी है उर्सुला वान डेर लियन। कौन सी है, उर्सुला वान डेर लेयन। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी है, उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। देखिए जो दैहिक उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है, आनुवंशिक नहीं होता है। उत्परिवर्तन किसे बोला जाता है, देखिए जब भी किसी जीएनए के जीन में जो जीन के डीएनए में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन बोला जाता है। और कौन सा उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है, तो देखिए जो दैहिक उत्परिवर्तन होता है वो आनुवंशिक नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर गांव या नगर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवासारी। नवासारी क्या है, राजस्थान का शहर नहीं है। 984 नंबर क्वेश्चन, देखिए भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, देखिए भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि दिवस भारत में संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, तो देखिए भारत में संविधान दिवस 2015 से मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 985 नंबर, देखिए 985 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। ठीक, एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर क्या होता है ना, होता है देखिए 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 घंटे में आप कितना किलोवाट प्रयुक्त करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है 1 यूनिट में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में है, तो देखिए 1 किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट यानी कि वाट के मान दिया हुआ 100 वाट, इसको किलोवाट में बता लेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उन्हें समय कितना दिया हुआ है, 8 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.8 यूनिट हो जाएगा। ठीक, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोला जाता है, 1 यूनिट बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर 100 वाट दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग
1 किलोवाट में बदलेंगे, और 1 किलोवाट में बदलने के लिए इसको सिंपली क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे और गुना आवर यानी कि 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 0.8 यूनिट। अब आते हैं 986 नंबर क्वेश्चन। देखिए 986 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं तो इसका पीएच होने की संभावना है। तो देखिए जब भी कोई लिटमस नीला से लाल में बदलता है क्या होता है, नीला से बदलकर लाल में हो जाता है। तो किसका प्रॉपर्टी होता है, ये होता है आपका अम्ल के प्रॉपर्टी। और अम्ल के पीएच मान कितना होता है, देखिए अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 986 का सही आंसर हो जाएगा बी, 6 हो जाएगा। देखिए आपको एक ट्रिक याद रहना चाहिए, अनिल क्या होता है, जो अम्ल होता है नीले लिटमस को, ठीक है, नीले लिटमस को क्या बदल देता है, लाल लिटमस में बदल देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, यानी कि अनिल को बढ़ जाएगा। अनिल क्या होता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, और जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6। 987 नंबर क्वेश्चन। 987 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। देखिए महबूब उल हक कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो ये आपके थे बांग्लादेश के, कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। और अमर्त्य सेन कहाँ के थे, भारत के थे, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अर्धचालक क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया गया था जो आधुनिक आवर्त सारणी में अर्धचालक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 13वें ग्रुप के दूसरे आवर्त से। और कौन कौन सा अर्धचालक होते हैं, बोरॉन होता है, एक बार और लिखवा देते हैं कौन कौन सा अर्धचालक होता है। पहला आता है बोरॉन आता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, सिलिकॉन। बोरॉन हो गया आपका, सिलिकॉन हो जाता है। टोटल 7 होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम हो जाएगा आपका, पोलेनियम हो जाएगा, ठीक, और जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में अर्धचालक हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 7 अर्धचालक पाए जाते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 13वें वर्ग के दूसरे आवर्त से। पहले क्या आता है, बोरान आता है, फिर सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलेनियम तथा जर्मेनियम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 989 नंबर। 989 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो क्लोरीन होगा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 990 नंबर। देखिए यदि समान क्षमता के 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार में जोड़ा जाता है, देखिए इसका भी मान लीजिए आवेश की हुआ है और इसका भी आवेश की हुआ है, यदि इसको एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है। देखिए यदि कोई समान आवेश की 2 वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। देखिए बिजली प्रवाहित होने के लिए क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, यानी कि उनके जो विभव होता है उनमें अंतर होना चाहिए। चूंकि ये दोनों एक ही आवेश है, दोनों के आवेश की हुए मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि समान क्षमता के 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, बिजली प्रवाहित नहीं होगा। यदि समान आवेश रहेगा तो बिजली प्रवाहित नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए, एक आवेश ज्यादा होना चाहिए और एक आवेश कम होना चाहिए, ठीक, तभी बिजली प्रवाहित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 991 नंबर। देखिए किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा प्राउस्ट। प्राउस्ट के द्वारा क्या दिया गया था, निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 992 नंबर। 992 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हवा का दबाव। लेकिन जब भी किसी गैस पर दाब दिया जाए तो क्या होता है, संपीड़न होता है या विरलीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 992 का ए, हवा के दबाव के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है। अब आते हैं 993 नंबर क्वेश्चन। 993 नंबर क्वेश्चन वही है, रिपीट क्वेश्चन। औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके सिंपल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्लस 16 मीटर, बटा में क्या हो जाएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि 7 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड प्लस 3 सेकंड यानी कि 7 सेकंड हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका सही आंसर हो जाएगा 4.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
यहाँ से आप लिख सकते हैं कुल दूरी 16 प्लस 15 बटा 4 प्लस 3। यहाँ से आपको कैलकुलेशन करने पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 994 नंबर। देखिए 994 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी को क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर होगा अनावृत बीज। 995 नंबर क्वेश्चन। देखिए 995 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसको पहले कितना मिलता था, उसको पहले 7.5 लाख मिलता था। उसको कितना मिलता था, 7.5 लाख मिलता है। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 2021 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 25 लाख कर दिया गया। ठीक, और जो राजीव गांधी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुआ था, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार हुआ था आपका 1991-92 से हुआ था। ठीक, और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे, ये थे आपका विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न में पुरस्कार विजेता को कितने राशि दी जाती है, 25 लाख दी जाती है। और यह स्टार्ट कब से हुआ था, 91-92 से हुआ था। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन से, विश्वनाथन आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक वस्तु 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी की तरफ गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा में होती है, तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। और देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है, 400 जूल दिया हुआ है। m का मान आपका दिया हुआ 20 किलोग्राम, g का मान कितना दिया हुआ है, 10 न्यूटन। यहाँ पर आपको h ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा आपका h बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटा 200 × 10। ठीक है, 20 हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर हो जाएगा। तो 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 997 नंबर। ठीक है, 997 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निर्वाचन मंडल में जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करता है का गठन कौन करता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उसमें निर्वाचन मंडल कौन कौन सा होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग वोट दे सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के जो भी चुनाव होता है उसमें संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद में क्या होता है, संसद में आता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जो राज्य के विधानसभा होता है, विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और किस अनुच्छेद में, ये आपका अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 54 में व्यवस्था किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 998 नंबर। देखिए यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रथम कौन सा है, प्रथम है आपका चीन, प्रथम में कौन सा है, चाइना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए मनुष्य की किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक, और न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका होता है। न्यूरॉन आपका क्या होता है, तंत्रिका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 का ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा, रिपीट क्वेश्चन है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। एटॉमिक नंबर 16 एक तत्व आवर्त सारणी के कितने आवर्त में उपस्थित है। देखिए ये भी रिपीट टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके कक्षकों की संख्या लिख लेना है। ठीक, तो 16 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। देखिए किसमें आ जाएगा, तीसरे आवर्त में आ जाएगा, यानी जितने भी कक्षा की संख्या होता है वो उतने ही आवर्त में स्थित रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 8 10 16, यानी कि एटॉमिक नंबर 16 का तत्व कौन सा आवर्त में स्थित होता है, तीसरे आवर्त में होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जो गति का दूसरा समीकरण होता है वह स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक, और देखिए गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? तो देखिए गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है, दूसरा समीकरण कौन सा होता है? दूसरा समीकरण आपका होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड समीकरण होता है, थर्ड समीकरण कौन सा होता है? v x स्क्वायर बराबर u x स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गति का दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण जो होता है स्थिति और समय के बीच क्या दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।